हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखे जाके देखे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और ताकि क्लासेस आपके लिए डेली आती रहें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि NIOS की भी क्लासेस मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ इस बुक के बाद, अ चाइल्ड वॉच के बाद, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो ताकि मैं आप लोगों के लिए NIOS की बुक लेकर आऊँ, क्योंकि उसमें सब कुछ रेडी है, पॉइंट्स वगैरह बिल्कुल सारी चीज़ें रेडी हैं PYQ को एनालिसिस करने के बाद। और करते अपनी क्लास को शुरू। और ये PDF अगर जिन लोगों को चाहिए तो ये PDF आपको मिलेगी इस बुक को कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगी तो इसमें मार्क नहीं है ना। जैसे चैप्टर 1 और 2 को के जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो मार्क करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही हम चैप्टर 3 चैप्टर 4 सारे चैप्टर्स के जो की पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन करेंगे। एट द एंड ये पूरी PDF आपको विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड और चलते हैं हमारे चैप्टर 3 की तरफ। तो चैप्टर 3 इज फॉर्मिंग अ न्यू लाइफ, कंसेप्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इनफर्टिलिटी के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, नेचर एंड नर्चर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये आप खुद रीड कर सकते हो, बस इसमें सिर्फ इतना है, आपको ये पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जाइगोट क्या होता है। फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, और उसी को हम कंसेप्शन बोलते हैं। और जो है फिर उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है अगेन एंड अगेन बाय सेल डिवीजन, ताकि सारे सेल्स को प्रोड्यूस कर सके और दैट मेक अप अ बेबी। ओके, स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिकल्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये आप रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी क्या होता है, विच इज डिफाइंड एज एन इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ ट्राइंग। ओके, इनफर्टिलिटी सिर्फ पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी कैन बर्डन अ मैरिज इमोशनली, पार्टनर में बिकम फ्रस्ट्रेट, एंड इसको भी आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद अगर हम चले तो कोजेज है यहाँ पे इनफर्टिलिटी के, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं ये भी आप लोग रीड कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव वेज टू पेरेंटहुड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो और क्या ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं हम वो स्टडी करेंगे। लुइस ब्राउन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड TTP टेस्ट ट्यूब बेबी, वाज बोर्न जुलाई 25 1978 इन ओल्ड डैम इंग्लैंड, ठीक है। तो किसने किया? वर्ल्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न जुलाई 25, ठीक है। तो लुइस बोर्न कब बोर्न हुआ? तो 25 जुलाई को 1978 को। और वर्ल्ड पहला जो डॉक्यूमेंटेड दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, और शी हैड बीन कंसीव्ड बाय देन एक्सपेरिमेंटल मेथड इन IVF की फुल फॉर्म बस पता होने चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, व्हेन पैट्रिक स्टेप्टो अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड रॉबर्ट एडवर्ड अ फिजियोलॉजिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। सिर्फ और कुछ नहीं करना इसमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है
कि स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स वर्क गेव बर्थ टू अ न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। ART की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मेथड यूज टू अचीव कंसेप्शन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक मेथड है दैट इज यूज टू अचीव कंसेप्शन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, और कंसेप्शन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। ओके, तो ART की फुल फॉर्म होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उससे पहले हमने पढ़ी थी IVF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। क्या क्या कॉमन कॉजेज होते हैं आप वो देख सकते हैं, यही होता है मेन कोजेज और फीमेल कोजेज, मेल कोजेज और फीमेल कोजेज में। आप लोग ये रीड कर सकते हैं वैसे, ठीक है, रीड कर लेना, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ये कोजेज है, ये एक्सप्लेनेशन है और ये ट्रीटमेंट है। तो कोजेज इज एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन, इम्पेयर डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना, एज हो गई, हेल्थ हो गई, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, फीमेल में फेलोपियम ट्यूब डैमेज और ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस हो गई, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और अर्ली मेनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम चीज़ें वही करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी चीज़ें। ये तो इसमें सारे अभी तक मेथड बताए गए, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लाइक सैरोगेट मदर हो गया, IVF हो गया, ये सारे वही मेथड है। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हेरिडिटी और डेवलपमेंट के बारे में अभी हम चीज़ें पढ़ेंगे। DNA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, केमिकल दैट कैरीज इनहेरिट इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये वो केमिकल होता है जो कैरी करता है इनहेरिटेड इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इनहेरिटेड होते हैं आपके। और नेक्स्ट यहाँ से DNA इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल्स। तो DNA क्या होता है, DNA की फुल फॉर्म सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, देन उसके बाद ये होता है आपका जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग बीइंग एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 केमिकल यूनिट को कंसिस्ट करता है। ये होते हैं आपके ए, these bases are the letters of DNA alphabet, A adenine pair with T and C cytosine pair with G guanine. There are 3 billion base pair in human DNA। सिर्फ इतना नहीं, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 केमिकल यूनिट कोल्ड बेसिस बोलते हैं उन्हें, 4 केमिकल यूनिट्स को बेसिस बोलते हैं। और DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं। और इसमें जो हमारे ह्यूमन DNA में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और लेटर्स ऑफ DNA अल्फाबेट में TAGC, T इज थायमाइन, A इज एडेनाइन, G इज गुआनाइन, C इज सिस्टोसाइन, ठीक है, साइटोसाइन। तो TAGC। उसके बाद आता है कि द स्टफ ऑफ हेरिडिटी, जो स्टफ होता है हेरिडिटी का इज अ केमिकल, वो केमिकल होता है सारा जिसको हम बोलते हैं DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, कैसा होता है DNA होता है ऐसे डबल, ये डबल, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाले को ऐसे, ठीक है। ऑफ DNA रिजेंबल्स अ लॉन्ग स्पाइरलिंग लेडर जैसा है बिल्कुल। whose steps are made of pair of chemical unit, जिसको हम bases बोलते हैं। और कितने होते हैं, 4 केमिकल यूनिट्स होते हैं जिनको हम bases बोलते हैं। वो bases कौन कौन से होते हैं, TAGC। तो T is thymine, A is adenine, G is guanine, C is cytosine are the letters of genetic code which cellular machinery reads। Chromosomes are coil of DNA that consist of smaller segment called genes। तो जो chromosomes होते हैं ये coils होते हैं DNA के, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे segments होते हैं जिनको आप बोलते हो genes। The functional unit of heredity, और gene is the functional unit of heredity होती है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। ईच जीन इज लोकेटेड इन डेफिनेट पोजीशन, और हर जीन जो है वो एक डेफिनेट पोजीशन में लोकेटेड है क्रोमोसोम में, एंड कंटेन थाउजेंड ऑफ बेसिस, और बहुत सारे बेसिस को कंटेन करता है। उसके बाद आता है द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन जीन टेल्स द सेल हाउ टू मेक द प्रोटीन। जो ये सीक्वेंस होता है ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, दैट एनेबल इट टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन में। और द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन द ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन जीनोम, और पूरे कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम। उसके बाद एवरी सेल इन द नॉर्मल बॉडी, जो हर सेल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में एक्सेप्ट द सेक्स सेल, स्पर्म और ओवा। कितने होते हैं ये पेयर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, जो सेल की बात करें तो वो कितने होते हैं आपके, दोबारा से एक बार मैं आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ कि एवरी सेल इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, हर सेल जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में है एक्सेप्ट सेक्स सेल दैट इज स्पर्म एंड ओवा। तो हर सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स 46। ठीक है, 46 इन ऑल, थ्रू अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कोल्ड। और क्या बोलते हैं इस सेल डिवीजन के टाइप को, मियोसिस, विच द सेक्स सेल अंडरगो व्हेन दे आर डेवलपिंग, एंड each sex cell ends up with only 23 chromosomes, one of each pair. When sperm and ovum fuse at conception, they produce the zygote बनाते हैं with 46 chromosomes, 23 from father and 23 from mother. ठीक है, 23 total pair होते हैं, 46 in all हो गए, और बस इतना ही इसमें। और सेल डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस होता है। At the moment of conception, the single cell zygote receive all the biological information needed to guide its development into unique individual. Through mitosis, a process by which non-sex cells divide in half over and over again. तो mitosis में क्या होता है कि जो सेल होता है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, और हाफ में ऐसे डिवाइड होता चला जाता है, और डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप में, so that each newly formed cell has the same DNA structure as all the others. ठीक है, thus each cell division create a genetic duplicate of original cell with the same hereditary information. As the genes spring into action when condition call for the information they can provide. जो जीन एक्शन है वो ट्रिगर करता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी को, और ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल लेवल। ठीक है, तो जेनेटिक एक्शन किसको ट्रिगर करता है, हमारी ग्रोथ को, और ब्रेन को कौन रेगुलेट करता है, हार्मोनल लेवल। उसके बाद बोथ इन मदर एंड इन द डेवलपिंग बेबी। और जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ह्यूमन जीनोम इटसेल्फ हैज चेंज एंड कंटिन्यू टू चेंज। और नेक्स्ट दैट्स इट। ये आपका ओवम और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। उसके बाद व्हाट डिटरमाइन सेक्स, तो हेयर इज at the moment of conception 23 chromosome from sperm and 23 from ovum form 23 pairs। तो 23 sperm से और 23 ovum से, मतलब 23 chromosomes from father and 23 from mother, 23 pairs बनाते हैं। 22 pairs are autosomes, और 22 pairs को बोलते हैं मोटोसोम्स, लेकिन जो लास्ट 23rd pair है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, विच गवर्न द बेबी सेक्स, जो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम आर इधर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है या तो वो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। ठीक है, द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ एवरी ओवम इज एन एक्स क्रोमोसोम, बट द स्पर्म मे कंटेन ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, एज यू ऑल नो। अगर दैट इज सॉरी मेल एंड फीमेल है, तो इसमें तो जो 23 पेयर्स होते हैं, जो 23 होते हैं वो, एक सेकेंड, जो 23 होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे एक्स। इसमें जो 23 होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, एक्स 22। एक बारी हम ऑटोसोम की भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें जो 22 होते हैं, इसमें 22 होते हैं, इसमें 22 सारे एक्स होते हैं, इसमें 22 एक्स होते हैं, लेकिन जो लास्ट होता है दैट इज 23rd। ये एक्स और वाई हो सकता है, और ये हो सकता है आपका 23rd वाला फीमेल में एक्स ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद आता है या फिर आपको अभी भी समझ नहीं आई ये चीज़ें तो सिर्फ इतना याद रखना 23 क्रोमोसोम्स हमें स्पर्म और फ्रॉम द स्पर्म एंड 23 फ्रॉम द ओवम 23 पेयर्स बना दिए 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं सिर्फ यही पता होना चाहिए और 23rd वाले पेयर को 6 क्रोमोसोम बोलते हैं या तो वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकते हैं अगर मदर से आ रहा है आपका एक्स और फादर से आया वाई तो होगा बॉय लेकिन अगर मदर से एक्स आया और फादर से भी एक्स आया तो होगा गर्ल ठीक है सिर्फ ये याद रखना समझ गए उसके बाद है यही इसमें बताया इसमें भी यही बताया जेनेटिक कोड की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस विद इन डीएनए मॉलिक्यूल आर सेट ऑफ रूल्स गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल क्रोमोसोम कॉइल ऑफ डीएनए दैट कंसिस्ट ऑफ जीन कंसिस्ट करता है जीन होता है छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं डीएनए लोकेटेड इन डेफिनेट पोजिशन में लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स में और फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की ह्यूमन जीनोम की बात करें तो उस कंप्लीट सीक्वेंस जीन्स के कंप्लीट सीक्वेंस को बोलते हैं हम ह्यूमन जीनोम ऑटोसोम्स की बात करें तो 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के दैट इज ऑटोसोम्स जो दैट इज नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्सप्रेशन लेकिन सेक्स क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन सेक्स XX इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल XX होगा तो फीमेल लेकिन XY होगा तो मेल होगा ठीक है इसमें भी वही है सारा पैराग्राफ्स में ये रहा ठीक है मदर फादर और फादर हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं फादर में एक्स और वाई दोनों होते हैं मदर में XX होते हैं और अगर यहाँ से एक्स आया यहाँ से एक्स आया तो गर्ल यहाँ से एक्स आया यहाँ से वाई आया तो बॉय नेक्स्ट है कि मेंडल की थ्योरी डिस्क्राइब की गई है इसमें ग्रीगर मेंडल जिन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था इसको रीड कर सकते हो वैसे आप लोग ठीक है इसको रीड कर लेना क्योंकि इसको अच्छे तरीके से ना हम ना एक अलग क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं ठीक है डोमिनेंट और रिसेसिव है इनहेरिटेंस इसको स्टडी करने से पहले हम एक सेकेंड इसको करने से पहले हम उसकी ना अलग से क्लास बनाएंगे ठीक है उसके लिए मैं आपके सामने अलग से क्लास लेकर आऊंगी उससे पहले हम करेंगे नेचर एंड नर्चर ठीक है अगली क्लास में हम सबसे पहले करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे नेचर और नर्चर वो मैं आपके लिए अलग से क्लास लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए आप लोगों को चीज़ें ठीक है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग ओके